अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो इंतखाबात होने को जा रहे हैं और वहां जो एक सियासी तासुर जा रहा है कि जो रेटरिक है बहुत ज़्यादा जारहाना हो गया है। पहले जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बात की जाती थी तो रियासती जो सियासी जमातें हुआ करती थीं उनकी जानिब से जो रेटरिक था इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था। और जो तनकीद सुनने को मिल रही है वो ये है कि अगर बाकी सूबों में एक तरह का सियासी टोन अपनाया जा रहा है तो अब उसको AJK तक भी वसी किया जा रहा है। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के वफाकी वज़ीर गंडापुर साहब की जो वीडियो सरफेस पे आई और साथ में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नायब सदर की तकारीर थी उसमें जो टोन था और मकबूजा कश्मीर को जो बार बार आज़ाद कश्मीर के साथ जोड़ा गया, इसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हर हाल में वो आज़ाद कश्मीर को एक सूबा नहीं बनने देंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों का कहना था ये एक बेतहाशा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था और कि तवज्जो रहनी चाहिए आज़ाद कश्मीर के शहरियों तक। हमारे साथ हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। मज़हर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, क्या इस तनकीद में वज़न है कि जो बाकी जो पाकिस्तान के हिस्सों में एक जारहाना सियासत अपनाई जा रही है अब वो ही टोन आज़ाद कश्मीर तक वसी हो गया है और जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात हैं उन पर उस तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहरियों के मसाइल को तवज्जो नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए? किस तरह देखते हैं? शुक्रिया सर। देखिए, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सोचने का मकाम है कि वो सोचें इस चीज़ को और वो इसको जज करें कि उनके मसाइल पर कितने लोगों ने गुफ्तगू की है, उनके मसाइल के हल के लिए कितने लोगों ने बात की है। जो सिटिंग PMLN की गवर्नमेंट है वहाँ है राजा फारूक हैदर साहब की, अगर उन्होंने काम किया है तो उनको वोट दें, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको वोट ना दें। ये तो है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अब इस वक्त कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ये है कि जो ट्रेडिशनली होता है कि जी आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में रिवायती तौर पे वही पार्टी जीतती है जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत से लोग जिनका ताल्लुक PMLN से था या कुछ का पीपल्स पार्टी से था वो अपनी पार्टियों को छोड़कर PTI में चले गए और PTI ने उनको कबूल कर लिया जी। तो ये तो हमारे यहाँ लोटाक्रेसी की जो पॉलिटिक्स है, वफादारियाँ तब्दील करने की पॉलिटिक्स है, वो तीनों जमातों में एक ही जैसी है और वो इलेक्टेबल के नाम पे कबूल कर लेते हैं। अब इसमें 25 जुलाई को क्या फ़ाइनल होगा ये तो अलग बात है, लेकिन आना जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो रेटोरिक कहा जा रहा है, जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब किया जा रहा है, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो वही लीडर कर रहे हैं जो अब आज़ाद कश्मीर में आ गए हैं, आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स कम कर रहे हैं, बाकी मानदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। इसी में इमरान खान की भी अगर आज तस्वीर देखें, हालांकि आज उनकी पहला खिताब था, लेकिन उन्होंने भी ज़ाहिर है अटैक जो है उनका बराह रास्त मुस्लिम लीग था और जो है उनके विदाउट नेमिंग जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं वो थे उनके टारगेट, और यही मरियम नवाज़ साहिबा की और दूसरों की वो। तो मेरा ख़्याल है ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी सियासत का रंग अब जो है पहले बदगुमानी था, अब बदज़बानी हो गया है। बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, मज़हर अब्बास साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल सर आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों, चाहे जो LOC पे फायरिंग होती है वहाँ जो अशख़ास उससे उनका असर उस पर पड़ता है, जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं सर, 3G 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो भी एक बहुत देर से एक मसला चलता आ रहा है। ये मसाइल आपने देखा जो वहाँ रेटरिक थी, जो वहाँ सियासी मंशूरों की बात की गई और एक काफ़ी ज़्यादा एक जज्बाती अपील्स किए गए, जो वाज़े मसाइल थे
वो ना तो इस रेटरिक में शामिल थे, ना तो कैंपेन का हिस्सा थे, और अगर मंशूर की बात की गई तो सिर्फ एक दूसरे की सियासी जमात की तनकीद तक। किस तरह देखते हैं जनाब? एक तो आपने दुरुस्त फरमाया, देखें किसी भी सियासी जमात ने, पीटीआई ने एक मंशूर दिया है, वो भी कोई इतना मुतासर कौन नहीं है। किसी भी सियासी जमात ने इंतखाबी मैदान में उतरते वक्त, इलेक्शन के वक्त, कोई पार्टी मैनिफेस्टो नहीं दिया। दूसरा जो लोकल इश्यूज हैं, कहते हैं ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, बड़ा अच्छा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। तो वो कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन उनकी शदीद मुतासर हुई है। वो यहाँ आके पंजाब के शहरों में, इस्लामाबाद में हॉस्टल में रह के वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट कवरेज नहीं। फिर मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि देखिए कोटली जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, वहाँ एक भी पब्लिक पार्क नहीं है और वहाँ एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। तो लगता ये है इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी हमारी लीडरशिप की, कि एक तकरीर जो मैट्रिक का मजमून हमने रटा हुआ है कि असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जितना भी जो बयानिया है जो पाकिस्तान में शाम को टीवी टॉक शोज में होता है, जलसों में होता है, हर सियासी जमात वही बातें दोहरा रही है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि कश्मीर एक हिस्टोरिकल मोमेंट से भी गुजर रहा है। चंद साल कबल अगस्त में वहाँ पे आर्टिकल 370A और 35A ख़त्म किया गया कश्मीर स्टेटस। तो पाकिस्तान की कश्मीर स्ट्रेटेजी क्या है, बॉर्डर के उस तरफ जो कश्मीर पे ऑक्यूपेशन है उसको ये सियासी जमातें कैसे एड्रेस करती हैं, और जो यहाँ गुर्बत का मसला है, कश्मीर में टूरिज्म बिल्कुल ना होने के बराबर है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो या पाकिस्तान में इंटरनली माइग्रेट करके अपना रिस्क तलाश करते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं। तो ये जो इश्यूज थे ये हमें कहीं भी इलेक्शन में दिखाई नहीं दिए, और बदकिस्मती से एक ऐसी फिजा बन गई जो हमें इंडिया के मुकाबले में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए था। अगर ये तासर होगा कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है और उसकी दे आर कॉलिंग द शॉट्स, तो यही तासर बॉर्डर के उस पार भी है। तो ये कोई अच्छा तासर तो नहीं है। हमें ये बताना था दुनिया को इस मोमेंट में कि पाकिस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है और यहाँ पे गुड गवर्नेंस है, और बॉर्डर के उस तरफ इंडिया का गाज़बाना कब्जा है। लेकिन ये सापरे जो ऑप्टिक्स हमने दिए हैं उसमें एक आम कश्मीरी, आम पाकिस्तानी और आलमी राय आमा भी ये देख रही है कि ये चीज़ें हम बड़े बुरे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मज़हर साहब, जो अभी एक दिलचस्प ये पॉइंट उठाया है ताहिर मलिक साहब ने, अक्सर बेशक आप जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मिसाल है उसको उठा लें, अक्सर इस मिसाल को सामने रखा जाता है कि मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं उनको हर हाल में आज़ादाना और मुनसफ़ाना होना चाहिए। जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वहाँ उनको भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए, और पार्लिमानी जमहूरियत की जो रवायतें हैं उनको मकबूजा कश्मीर में जहाँ बेतहाशा ज़ालिमाना किस्म की ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन जारी है उसके साथ कंट्रास्ट करना चाहिए। वो कौन से इकदामात लिए जा सकते हैं सर कि आज में जो बहुत एक बेसिक किस्म की सूरत हाल है उससे हट कर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें इसी तरह कार्रवाई करें आज़ाद कश्मीर में? तो मुझे बिल्कुल ताहिर मलिक साहब की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात रखी है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में अपराइजिंग हुई थी वो 1989 के जो इलेक्शन थे उसके बाद शुरू हुई थी, और वो वहाँ भी यही सूरत हाल बनी थी कि नताइज और कबूल नहीं किए गए, और उसके बाद एक सूरत हाल जो ख़राब हुई, और उसके बाद वहाँ हमने देखा कि एक बड़ी तहरीक जो आज तक चल रही है वो लॉन्च हुई। लेकिन उसका नुक्ता आगाज़ बाकी तो पहले से जो जद्दोजहद चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन एक नई अपराइजिंग जो है हमें 89 के बाद, इंतखाबात के बाद, 89 के इंतखाबात के बाद मकबूजा कश्मीर में नज़र आती है। क्यों ज़रूरी है कि यहाँ के इंतखाबात में वो सूरत हाल पैदा ना हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है सियासी जमातों ने भी कि वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। क्योंकि या तो ये तीनों पार्टियों से तय कर लें कि भाई फेयर इलेक्शन इससे मुराद आपकी क्या है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मुराद ये है कि बस आप जीत जाएं, क्या चीज़ ऐसी इंश्योर की जाए कि जिस पे आप तीनों जमातें कहें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है।
ये बहुत ज़रूरी था। मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट के लेवल पे, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के लेवल पे, वहाँ के इलेक्शन कमीशन के लेवल पे सारी जमातों को बुला के कोई ना कोई ज़ाब्ते पर दस्तखत भी होने चाहिए थे, इस पर एग्रीमेंट भी होना चाहिए था। और अब भी ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सूरत हाल ख़राब हो जाए। जिस तरीके की टोन है, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है, इलेक्शन में अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सूरत हाल नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। इसलिए मेरा ख्याल है सियासी जमातों को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। जो टोन है उससे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। जो टोन है उससे मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा कि नताइज को कबूल किया जाएगा, कोई भी जीते, दूसरा शायद कबूल ना करे। तो इस लिहाज से ऐन मुमकिन है कि हम पार्लियामेंट आ जाए, ऐन मुमकिन है कि आगे चल के दो जमातों को या जो छोटी जमातों को मिला के या आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत बनाई जाए। लेकिन इसमें मुझे पोस्ट जुलाई 25 जो है वो प्रॉब्लम नज़र आती है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल नज़र आता है जो कि किसी भी तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जारी रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर के मुतालिक। अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी अफवाज की इनखला होने को जा रहा है और साथ में जो सदर अफ़गानिस्तान अशरफ गनी साहब ने कहा कि इस तमाम विड्रॉल प्रोसेस में और पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है। साथ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि रियासत पाकिस्तान को गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर इस तरह उसका ज़िक्र नहीं करना चाहिए और जो अफ़गान पीस प्रोसेस है उसका सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान शहरी फ़ैसला कर सकते हैं। साथ में सदर अशरफ गनी साहब ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान के जो चाहने वाले हैं उनको डुरैंड लाइन पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, यानी वो सरहद जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है और इसमें पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये बिल्कुल मुतनाज़ नहीं कि जो डीमार्केशन है वो अब नुमायाँ है और मुस्तकिल है। अब हमें सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर मलिक साहब, अगर हम सर आपसे आगाज़ करें, जो अभी टू एंड फ्रो हुआ है अशरफ गनी साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बीच, क्या आपको अफ़गानिस्तान में नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ हालात देखने को मिल रहे हैं, या जिस तरह अफ़गान तालिबान डिस्ट्रिक्ट कैप्चर करते जा रहे हैं इंतज़ामिया में भी तब्दीली होने को जारी है? क्या देखते हैं सर? एक तो ये है कि ये ब्लेम गेम हम एक डेकेड से ज़्यादा हो चुका है, ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। अब जब US फोर्सेस का विड्रॉल हो रहा है और आप एक तीसरे मुल्क में उज़्बेकिस्तान में मिल रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना एक न सिर्फ बैड टेस्ट बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इज़हार है कि आप जा रहे हो और आप जो वहाँ पे स्टेट की रेट नहीं इस्टेब्लिश कर सके, आप जो वहाँ इंस्टीट्यूशनल एक गैप है उसको एड्रेस नहीं कर सके, और जो सोसाइटी पोलराइज्ड है वो अफगान स्टेट और गवर्नमेंट का काम था। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को भी ये परसेप्शन दूर करनी पड़ेगी तो उसके कोई फेवरेट्स हैं। तालिबान को जो का वहाँ आना और जो दूसरे अनासर हैं जो तालिबान मुखालिफ हैं, उनमें भी ये सेंस नहीं जानी चाहिए कि पाकिस्तान उन्हें नापसंद करता है या नहीं। तो स्मूथ ट्रांजिशन जो है इस पे मैं कहूँ कि तालिबान जो है 90s के बाद अब उन्होंने भी हिस्टोरिकल प्रोसेस से बहुत कुछ लर्न किया होगा, स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी और ये सारी चीज़ें। अगर वो ट्रांजिशन स्मूथ ना रही और ब्लड शेड हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तालिबान को भी होगा, अफगान स्टेट को भी होगा और पूरे रीजन को होगा। तो वो गलतियाँ जो उन्होंने 2-3 दहाइयाँ पहले दोहराई हैं और उसका एक खमियाजा भुगतना पड़ा, फिर वहाँ फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हुई, ब्लड शेड हुई, सिविल वार हुई, और फिर आज इसी तरह ग्रेट गेम के बाद बड़ी ताकतें तो चली जाएंगी, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने वहाँ रहना है, स्टेट ने बरकरार रहना है। तो अगर वहाँ सिविल वार होती है
तो उसकी खुदा न खास्ता वो वर्स्ट आउटकम होगी। और उसके स्पिल ओवर इफेक्ट हमने मिडल ईस्ट में देखा कि अगर सीरिया में ऐसे हुआ, इराक में ऐसे हुआ, सूडान में ऐसे हुआ, तो वो फिर साथ नेबरिंग कंट्रीज में भी जाते हैं। तो पाकिस्तान को इसका शदीद एहसास है और इसके इंटरेस्ट में पाकिस्तान के, और पीस को वहाँ विन करना चाहिए। और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तालिबान पे भी लागू होती है कि वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ और एक वसअत नज़री के साथ देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब फतह मक्का के बाद एज कॉन्करर वो जब वहाँ दाखिल हुए मक्का में, तो उन्होंने रिवेंज नहीं लिया और पीसफुल तरीके से वो वहाँ उन्होंने मदीना की स्टेट इस्टेब्लिश की। तो ये जो तालिबान है बज़ाहिर ये अपने आप को इस्लाम इंस्पायर्ड एक रिलीजियस ग्रुप कहते हैं, तो इन पे भी लागू है कि वो माशरे में फितने को और फसाद खल्क को और ब्लड शेड को डिस्करेज करें और पीसफुल ट्रांजिशन, और पाकिस्तान को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक, मैं ज़रा आमिर ज़ियाद साहब की भी राय शामिल कर लूँ। आमिर ज़ियाद साहब, अभी जो ताहिर साहब ने बात की, सर आप तारीख़ के तालिब इल्म हैं। 90 की दहाई में जो खाना जंगी हुई उसमें पाकिस्तान भी बेतहाशा मुतासर हुआ। अब स्पिल ओवर के हवाले से सर, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों का कहना है कि बॉर्डर फेंसिंग जारी है। 80 to 90% के रेंज में अक्सर हमें ये नंबर वाजे किए जाते हैं, और साथ में जो बॉर्डर सिचुएशन है वो भी काबिल तवज्जो है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इंज़माम के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, सिक्योरिटी कार्रवाइयों के हवाले से रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों का कहना है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। क्या आपको लगता है जनाब आने वाले दिनों में जो स्पिल ओवर है वो पाकिस्तान को मुतासर कर सकता है? क्या देखते हैं? ज़ाहिर है कि ये जो खदशा है कि भगवान खाना जंगी के जो असरात हैं उसका कुछ ना कुछ असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, और हम कितने ही बैरियर्स बना लें उसका कुछ ना कुछ वो पड़ रहा होता है। लेकिन असल बात जो है वो ये कि अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल जो है वो आगे जाके वो होगी, इवॉल्व करेगी। देखिए सियासत जो है बड़ा, कहते हैं ना कि उसमें दिल नहीं होता है सियासत में, वो सिर्फ दिमाग का खेल होता है। और उसमें अगर सिर्फ नेक बातों से और तलकीन करने से कि जी हम सबको पता है अच्छी चीज़ है और सबको पता है कि जी लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग वो कहते हैं ना जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो उसके मेन प्लेयर्स होते हैं, वो इस तरह से नहीं सोच रहे होते। वो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अफगान तालिबान की सब सूरत हाल ये है कि वो समझते हैं कि उन्होंने एक जंग जीत ली है। उन्हें ये नजर आ रहा है कि हमने नेटो फोर्सेस को, अमेरिका को धकेल दिया है, और अब उनके सामने वो लोग खड़े हैं कि जो मगरबी ताकतों के क्रचेस यानी कि उनकी बेसाखियों पे खड़े हुए थे। और हमेशा ये होता है कि आखिर में यकीनन नेगोशिएटेड सेटलमेंट होता है, लेकिन उससे पहले जो भी कुव्वत जो होती है वो मैदान को डोमिनेट करती है, वही जो है मेज को भी डोमिनेट कर रही होती है। तो तालिबान इफ दे आर सेंसिंग विक्ट्री, और उन्हें अंदाजा ये हो रहा है कि जी वो कुव्वतें कि जो हमारे मुखालिफ थी वो हमारे सामने माजी में भी नहीं खड़ी हो सकी थी। जब आपको याद होगा कि अहमद शाह मसूद का जब कत्ल हुआ था उसके बाद तकरीबन तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को स्वीप कर लिया था। तो इस मरतबा भी उनके अंदाजा यही कि वो ऐसे ही करेंगे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ नेक ख्वाहिशात की वजह से हम ये नहीं देखेंगे कि लोग खाना जंगी जो है इससे बाज आएंगे। खाना जंगी वहाँ पर हो रही है और इसके इम्कान ज़्यादा है कि आगे जाकर मजीद इसमें तेज़ी आ सकती है। तो ये हमें बिल्कुल इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मसला ये कि जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो तारीखी एतबार से और रिवायती एतबार से हमेशा जो है जो पाकिस्तान मुखालिफ भी रही हैं। अच्छा, उनके रिश्ते नाते या जितना ज़्यादा वो बैंक जो है वो भारत पे करती हैं या पाकिस्तान मुखालिफ और कुव्वतों पे करती हैं, तो वो चीज़ें भी एकदम से ब्रिज नहीं हो सकती कि हम अगर बेशक पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ये कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन जब आप देखें कि आपकी तमाम तर न्यूट्रल स्टांस के बावजूद वहाँ से उसी तरह की आप पे तनकीद आ रही है और इल्ज़ाम आ रहा है, तो खुद ब खुद रियासतें जो हैं वो अपनी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करती हैं और उन कुव्वतों से बात करती हैं, उन कुव्वतों को लीवे देती हैं जो उन पर हमलावर नहीं होती हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। तो ये भी हकीकत है जो हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारी इस कार्ड को बहुत ज़्यादा प्ले अप किया गया है कि जी बहुत ज़्यादा खाना जंगी के असरात होंगे। हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जब भी खाना जंगी हुई तो जब पाकिस्तान की रियासत ने चाहा तो महाजरीन आए। अब जबकि हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी क्रॉसिंग्स हैं वो तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं और सिर्फ आपके कंट्रोल में है
जो वो कहते हैं ना कि लोगों का आना जाना, तो उस चीज़ को आप जो है कंटेन कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो है लॉ एंड ऑर्डर के जो मसले हैं वो यहाँ की अपनी जो पुरतशद्दुद या मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसकी वजह से हैं। और जब आप देखेंगे कि वहाँ पर भारत नवाज जो मतलब है ऑपरेट करते थे, भारत बहुत ज़्यादा अपने कौंसल जनरल्स ऑपरेट किया करते थे, उनकी कॉन्सुलेट्स हुआ करती थी, तो जब वो वहाँ पर आपने देखा कि कंधार की खाली हो गई और वो लोग अंडर प्रेशर है, तो उसमें भी कमी आएगी कि जो लोग उनको पैटर्नाइज कर रहे होते थे, और हमें पता है भारत सबसे ज़्यादा करता है, तो वहाँ पर वो चीज़ भी कमी होगी। तो हर चीज़ की, हर खराबी में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि अगर भारत के वहाँ से कॉन्सुलेट्स हट रहे हैं, वहाँ के लोग जो उनकी तादाद कम हो रही है ऑफिशियल्स की, तो मेरे ख्याल में इतना पाकिस्तान मैनेजेबल पाकिस्तान के लिए सूरत हाल है। और बहुत ज़्यादा हमारे जो मेरे ख्याल में एक तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़े मनफी असरात होंगे, ठीक है, ये कहने को बात है, हो सकते हैं पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, लेकिन पाकिस्तानी रियासत और इंस्टीट्यूशन जो है इसको कंटेन कर लेंगे। जी आमिर ज़िया साहब, जो ये जो पॉइंट है सर कि आप अब रियासत पाकिस्तान पर तवज्जो दें, पाकिस्तान को मजबूत करें, मुस्तहकम करें। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अमेरिका को कोई हवाई अड्डे नहीं देंगे। आप जानते हैं सर, पहले कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, जो पहले CIA के स्टेशन चीफ्स को भी यहाँ से भगाया गया था, उनके नाम लीक हो जाया करते थे। चाहे ड्रोन स्ट्राइक्स का सिलसिला हो, रेमंड डेविस हो, जो सलाला में शहादतें हुई थी, 2011 से लेकर आज तक सर एक वाज़ेह कशीदगी है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। तो इसी को सामने रखते हुए ये जो एक एब्सोल्युटली नॉट पॉलिसी है, उसको आप कितना तामीरी समझते हैं, ये ताहिर साहब की बात को की रोशनी में कि जी अब पाकिस्तान पे ज़रा फोकस करें? क्या कहते हैं आमिर साहब? देखिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि रियासत का और रियासती इदारों का मकसद ये होता है कि अपनी एक बका भी होती है, उसको मजबूत मुस्तहकम भी करना होता है, लेकिन उसके लिए किस रास्ते का इंतखाब किए जाते हैं इस पर बहस हो सकती है। मुझे सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूँ अमरीका वाले ताल्लुकात में, मैं 2 चीज़ों की वजाहत कर दूँ बड़े क्विकली। एक तो ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि हम पे असर नहीं आएगा, मैंने कहा था कि मैनेजेबल होगा हमारे लिए। अगर वहाँ पे खाना जंगी तेज़ होती है और वहाँ से लोग आते हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं। अब ये एक और बात है कि, और मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत में कैपेसिटी है। दूसरी बात ये मैं समझनी चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि जी अफगान तालिबान जीते, तो हम एक फैक्ट बयान कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ने, उसमें ना मैं खुशी का इजहार करूं ना मैं दुख का इजहार करूं, बतौर साफी मेरे एक न्यूट्रल स्टांस है। मेरा कहना यह कि जी अफगान तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को, नेटो को 20 साल तक जीतने नहीं दिया, और क्योंकि जीतने नहीं दिया तो ये उनकी शिकस्त हो गई। और अमेरिका कहा करता था कि तालिबान दहशतगर्द, और अमेरिका जो है मजबूर होकर पीछे हट के उसको अफगान तालिबान से बात करनी पड़ी। तो ज़ाविये निगाह की बात होती है। बात ये होती है कि तालिबान ने कभी भी जाके, तालिबान ने हमला नहीं किया था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका लड़ने के लिए आया था। तो हमें इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए। और बतौर साहबी मैं ये समझता हूँ कि जो तालिबान की जो डिफाइंस है, 20 साल तक वो खड़े रहे, तो ये अमेरिका की शिकस्त थी कि आज वो जिस तरह से गया है, खुद उनके मुल्क में तनकीद हो रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को कहते हैं खर्च करके गया। अब आते हैं जी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पे। बात ये कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इलीट, हम चाहते हैं कि जी वो इलीट से मुराद ये कि जो आपके रूलिंग पावर्स हैं, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि अमेरिका से और तमाम मगरबी ममालिक से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और जो अमेरिका के मुतालबात हैं वो कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं। आज अमेरिकी इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में डाइवर्जेंस है। अमेरिका जो है वो चाहता है कि जी चीन के खिलाफ भारत को मुस्तहकम करे, पॉपअप करे, उसकी हेजेमनी इस रीजन में कायम करे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करता है, वो पाकिस्तान को बतौर एक क्लाइंट स्टेट के देखना चाहता है। अब ये जाहिर है कि हम खुली जंग भी नहीं कर सकते, खुला डिफाइंस भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है। और नेशनल इंटरेस्ट को बचाना, एक तो उसका यकीन है कि मुल्क को मुस्तहकम होना चाहिए, मईशत को बेहतर हमारी होना चाहिए, हमें तरक्की करना चाहिए, हमारे यहाँ जो पोलिटिकल क्राइसिस हर वक्त चलता रहता है उसका खात्मा होना चाहिए। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, नेशनल एक्शन प्लान पे कुलियतन अमल होना चाहिए कि जो कोई ब्रोकन एरोज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की रियासत को गैर मुस्तहकम करना चाहती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जम के कार्रवाई करें, जो कि माजी में की भी गई है। तो उसके साथ साथ लेकिन ये भी होता है कि जब आप जिस खित्ते में रह रहे होते हैं तो वहां पर भी आप अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब अफगानिस्तान में अगर पोलराइजेशन है और दो कुव्वतें आपस में नबर्द आजमा है,
तो पाकिस्तान कितने न्यूट्रलिटी के स्टांस ले ले, लेकिन एक वक्त में आके आपको किसी एक फोर्स को वो तस्लीम करना पड़ेगा किसी, और वो उसको करेंगे जो जीत रही होगी और जो है वो आगे बढ़ रही होगी। इसी तरह आपको भारत के खिलाफ जो है, आप देख रहे हैं कि भारत, आप कुछ भी कर लें, हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन भारत का एक मुतासिबाना रवैया है जो कुछ उसने कश्मीर में किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं रहता कि वो अपनी बात पे खड़ा रहे, कायम रहे, क्योंकि जो अमन की बात हो रही है पाकिस्तान तो मुसलसल कर रहा है, तो वो तो भारत की तरफ डिफाइंस है। तो बात ये हो रही है कि जी हमें बहुत शौक है कि हम अपनी रियासत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हम समझते हैं जो भी गलती है हमारी, भाई हर गलती हमारी नहीं होती है, बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होती है कि आपको कुछ पोजीशन लेनी पड़ती हैं जिसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो हर रियासत भुगतती है। अमेरिका ने भी भुगता, इंग्लैंड ने भी भुगता, यूके ने भी भुगता, तो हर रियासत के साथ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं। हमने भी कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, कुछ उसमें गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से सीख कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। और सबसे अहम बात, बिल्कुल आई एग्री विद ताहिर साहब की, रियासत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन कैसे मजबूत होना चाहिए वो एक अलग मौजू है। ताहिर साहब, उस अलग मौजू पर जनाब आपने अभी जिक्र किया और आमिर ज़िया साहब ने इत्तफाक भी किया नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और ये जो आपने बात की कि नेशनल एक्शन प्लान हमारी कौमी ज़िंदगी से निकल गया है। जनवरी 2015 में जो 20 नुकात वाजे किए गए थे वो एक काफ़ी हद तक एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान था, नया नहीं था लेकिन कॉम्प्रहेंसिव था। अब उस हवाले से सर, ये जो एक सोच थी कि हमें शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की मुखालफत करनी होगी, क्या आपको लगता है ये जो अभी पिछले 10 साल एक काउंटर इंसर्जेंसी में लग गए, बेतहाशा अशखास पाकिस्तानी शहरी जहाँ बहक हुए, क्या पाया क्या खोया, नेशनल एक्शन प्लान पर सर अब किस हद तक अमल दरामद करना होगा? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उस पर अमल दरामद करना होगा। अभी भी देखें, सोशल मीडिया या मीडिया नेटवर्क्स पे वो जो बयानियाँ हैं हमें इंतहा पसंदों का वो दिखाई देता है, और वो तंजीमें भी पाबंदी उन पे लगी है। पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत स्टेप लिए, और जो मुजरमान थे उनमें से कुछ को फांसी भी दी गई, और जो बेगुनाह थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बड़े ब्रेव डिसीजन आए। तो हमें एक उसका स्टेट का रिजॉल्व नज़र आता है, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के तहत अभी जो चीज़ें बाकी हैं वो उन एरियाज़ में, मीडिया में, हमारे सिलेबस में और हमारा जो बयानिया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की मज़ीद अभी ज़रूरत है, और वो उसके लिए हमें दोबारा रियासत की जो सिमत है उसको राइट डायरेक्शन पे रखना होगा। और दूसरा, अपनी इन भी ये जो इस वक्त हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, इनके अंदर यकीनन मुल्क दुश्मन कुव्वतें भी हैं जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के टर्मोइल से, दूसरे भी। तो सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हमें पूरी तरह उस पर नज़र रखनी होगी। जो हमारा CPEC का प्रोजेक्ट है चाइना के साथ, और जो यहाँ चाइना के पर्सोनल है, और जो दूसरे कौमी अहमियत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, मसलन एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी अच्छी मुद्दे थी। इसी तरह हमें स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था और जो दूसरी चीज़ें थी, उनके अंदर पाकिस्तान के इदारों की कैपेसिटी मौजूद है, वो एक्सट्रीमिज़म से, क्राइम से, टेररिज्म से डील कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उसी तरह हम उसमें आगे बढ़ें। पुलिस की भी उसमें बात हुई और स्पेशल फोर्सेस की बात हुई कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिफॉर्म्स की भी पूरा एक एजेंडा यहाँ हमने सामने आया, लेकिन बदकिस्मती से उस पर उस तंदई से काम नहीं हो सका जिस पे होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अब आमिर ज़िया साहब, इसमें जो एक मरकज़ी नुक्ता है सर वो रेफ्यूजीज़ का है, और जो पहले भी यही बात की गई कि आप जितनी भी फेंसिंग कर लें, जब एक तादाद में लोग आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ऑल बेट्स आर ऑफ। सर, माजी में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने शहरियत की बात की कि वो जो बच्चे हैं, वो जो नस्लें हैं दैट हैव ग्रोन अप नॉट नोइंग एनी अदर कंट्री बिसाइड्स पाकिस्तान, उनको अब शहरियत दी जाए। बेशक उनकी जो ओरिजिन मुल्क है वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लेकिन अब इन माइग्रेंट्स को भी जो पाकिस्तान का एक सोशल फैब्रिक है उसका हिस्सा बनाएं। अब सर, जिस तरह इनखला होने को जा रहा है और वहाँ अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तब्दील होती रहती है दिन ब दिन,
यहाँ रेफ्यूजी पॉलिसी के हवाले से क्या कोई नई सोच सामने आनी चाहिए? क्योंकि जो शहरियत की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू वाले दिनों में की थी, वो अब सुनने को नहीं मिलती और अब एक और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होने को जा रहा है। किस तरह देखते हैं? बात है कि पाकिस्तान इस वक्त भी जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलस 5वां मोस्ट पॉपुलस मुल्क है। हमारे यहाँ जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी साउथ एशिया के किसी और मुल्क में नहीं बढ़ रही है, और आबादी का जो बम है पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा एक बहरान की कैफियत रखता है, क्योंकि ये जो आपका ह्यूमन एसेट है, अगर वो अनएजुकेटेड होगा, उसकी तरबियत सही नहीं होगी, तो आपके ऊपर वो जो है एक बोझ बन जाएगा। और जो हम चाहते हैं कि एक मॉडरेट पाकिस्तान हो, एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ कानून की हुक्मरानी है, हम उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। और ज़ाहिर उसमें इंतहा पसंदी भी आ सकती है, उसमें जराइम के में इजाफा भी आता है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ की कोई ओनरशिप नहीं ले रहा हमारे यहाँ। रेफ्यूजीज वाली बात इमरान खान साहब ने यकीनन उससे की होगी, अपने कहते हैं खुलूस दिल से की होगी, लेकिन बड़ा पोलराइजेशन वाला ये इनका स्टेटमेंट था। और हमारी रियासत पाकिस्तान की सियासत पहले इतनी ज़्यादा पोलराइज है कि उसमें जब आप ये बात करेंगे कि जी अगवानियों को या उनकी जो जनरेशन नेक्स्ट है जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई है, उन्हें आप गैर मशरूत तौर के ऊपर जो है पाकिस्तानी शहरियत दे दें, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी सियासी क़ुव्वतें जो हैं उस पर बहुत शोर मचाएंगी। और खुसूसन वो जो सब नेशनलिस्ट, नैरो नेशनलिस्ट, एथनिक पॉलिटिक्स करते हैं, प्रोविंशियल सियासत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को विप अप करेंगे सेंटिमेंट को ख़राब करने के लिए। तो इट इज़ ईजियर सेड देन डन। हमारे यहाँ तो जो बात अभी इन्होंने अच्छी की थी नेशनल एक्शन प्लान की, कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल ओनरशिप लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान की नहीं ली थी। तो कुजा के आप ये शहरियत वाले मामले की ले लें, हम तो मतलब है कहते हैं एजुकेशन रिफॉर्म नहीं ला पाए, हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला पाए। इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अंग्रेज़ का लाया हुआ वो 1866 का 71 का जो कानून है कॉन्स्टेबलरी वाला, आयरिश कॉन्स्टेबलरी का, वो ज़्यादा उनको पसंद है। तो उन्होंने जो रिफॉर्म किए गए तो उसको भी रोल बैक कर दिया। जब हमारे यहाँ खालिद जमहूरियत बहाल होती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और फिर नवाज शरीफ साहब की उसके बाद आती है, तो आप देखें कि रिफॉर्म प्रोसेस बिल्कुल रुक गया है। वो रिफॉर्म प्रोसेस जो कि इदारों को बेहतर से बेहतर बनाता है बशमूल पुलिस के। तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और उसमें अभी तक जो हमारा मसला है कि कोई पॉलिटिकल कुव्वत जो है वो वाज़े तौर पर बढ़तरी हासिल नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब हैं, जाहिर है कि वो कहेंगे जी मैं 2/3 मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है और मैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं ला सकता। और उसी तरह जो है हमने देखा है कि जी हमारे यहाँ रियासती इदारों को जो है खींचा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे यहाँ सियासी जमातों के साथ जो भी मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ईजी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। लेकिन जहाँ तक इसका बात है कि जी अफगान शहरियों को शहरियत देने की, मेरे ख्याल में ये ऐसा वो है कि जिससे आप एक नया महाज खोल लेंगे और उसका भी वक्त आया नहीं है उस पर बात करने को, और हुकूमत को भी जरा इस पर एहतियात से काम करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए। इजाज़त दें, अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।